स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कैरियर, तो स्टूडेंट कैरियर का मतलब होता है नौकरी। कैरियर, स्टूडेंट का क्या कैरियर होगा? स्टूडेंट का जो कैरियर होगा उसका मतलब है नौकरी, और नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कैरियर की बात करेंगे, वो भी स्टूडेंट के, तो उसमें नौकरी आएगा। और नौकरी जो होती है उसको लेने के लिए हमको कंपटीशन एग्जाम देने होते हैं, कंपटीशन एग्जामों को पास करना होता है। जब हम कंपटीशन एग्जामों को पास कर लेते हैं तब हमारी नौकरी लग जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया, कंपटीशन एग्जाम देना है। अब कंपटीशन एग्जाम में एक कंडीशन ये आती है कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनका मन पढ़ाई में लगता है, वो पढ़ते हैं, या जिनको हम पढ़ाकू कहते हैं। कौन से? पढ़ने वाले। जिनका मन पढ़ाई में लगता है। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनका मन पढ़ाई में लगता है, और दूसरे वे स्टूडेंट होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो कैरियर के लिए हमको क्या करना होता है? हमको कंपटीशन एग्जाम देना होता है। कंपटीशन एग्जाम करने के बाद हमको सरकारी नौकरी मिलती है, और इसके लिए इसमें दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वह स्टूडेंट होते हैं जिनका मन पढ़ाई में लगता है, और एक वह होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो जो इनका मन पढ़ाई में लगता है तो इनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। इनके लिए कोई समस्या नहीं है। ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं उनका जो मटेरियल है और भी जो प्रिंट सामग्री है वो सब इनके लिए उपलब्ध है। तो ये आराम से पढ़ते रहते हैं। और आपने कहावत सुनी भी होगी कि जो चलती हुई गाड़ी होती है उस पर सभी लोग हाथ लगा देते हैं, लेकिन जो गाड़ी फंस जाती है उस पर कोई हाथ नहीं लगाता। तो इनकी कोई समस्या नहीं है। अब जो प्रमुख समस्या होती है वो इनकी, कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ये भी एग्जाम जो है वो क्रॉस करना चाहते हैं, ये सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जिनके कारण ये नहीं पढ़ पाते या इन्हें समय नहीं मिल पाता। आज जो हम कंपटीशन की चर्चा करेंगे, कंपटीशन एग्जाम की, तो वो इन्हीं के संदर्भ में करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या समस्याएं हैं और किन कारणों से, किन समस्याओं से इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और ये कौन लोग हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और इसका क्या समाधान होता है। क्योंकि जब एक होता है कारण, एक होता है कार्य। जब कोई ना कोई कारण होता है तभी कार्य होता है। जैसे अगर किसी को मलेरिया हुआ, अगर किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया एकदम नहीं हो जाता है, मलेरिया का कोई ना कोई कारण होता है। तो आज हम वही उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके क्या कारण होते हैं, कि वो बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं, नौकरी लेना भी चाहते हैं, लेकिन उनका मन उनका साथ नहीं देता। वो जब पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान कहीं और चला जाता है और अनेक समस्याएं लग जाती हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, और ये जो वीडियो है ये स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो अब ऐसे स्टूडेंट जानेंगे कि कौन है, वो कौन स्टूडेंट हैं कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो वो कोई भी सामान्य छात्र हो सकते हैं, कोई भी सामान्य छात्र हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मन नहीं लग रहा है। वो जॉब वाले व्यक्ति हो सकते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कोरोना चल रहा था बीच में, तो कोरोना ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी उसके सामने आया उसका बैंक बैलेंस भी हिल गया और भी वह डिस्टर्ब हो गया, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो वो लोग जॉब करने वाले हो सकते हैं, उनकी जॉब चलती होगी। तो जब जॉब चलती है तो आप तो समझते ही हैं कि जॉब के समय में हमें टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि दबाव भी रहता है और वर्कलोड भी रहता है।
और कौन लोग हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं जैसे महिलाएं हैं, वो गृहिणी हैं, जिनको हम हाउसवाइफ कहते हैं, उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपना पढ़ सकें, क्योंकि घर के भी काम रहते हैं, जिसमें गृहिणी। और विशेषकर अगर हम टीचिंग लाइन में बात करें तो शिक्षा मित्रों की भी एक प्रॉब्लम ये है कि उनको भी टीचिंग करनी होती है, जिसके कारण उन्हें समय नहीं मिल पाता। वो भी चाहते हैं कि एग्जाम क्रॉस करें, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि समय का अभाव होता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो ऐसे ही छात्रों के बारे में करेंगे कि जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें चाहते तो हैं पढ़ना पर वो नहीं पढ़ पाते। तो ये तो तय हो गया कि ये लोग हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वो कारण क्या हैं, कि वो क्या कारण हैं जिनके कारण से वो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब हम उन कारणों की चर्चा करेंगे। अगर वो कारण आपके हैं तभी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, वरना इस वीडियो का आपके लिए कोई महत्व नहीं, आपके लिए ये वीडियो बेकार है। तो अब हम उन कारणों की बात करते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब एक यूपी बोर्ड का जो स्टूडेंट होता है वो जब फेल हो जाता है तो क्या कहा जाता है? जब एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट, मान के चलिए वो हाई स्कूल का है या इंटर का है, अब वो फेल हो गया, तो फेल होने के बाद क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? कि किसकी गलती है, शिक्षक की गलती है या बच्चे की? तो सब कहते हैं कि ये छात्र की गलती है। किसकी गलती है? छात्र की गलती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा नहीं, उसने मेहनत नहीं करी, और पूरे का पूरा जो ठीकरा है वो छात्र के सर पे फोड़ देते हैं। लेकिन जब एक सीबीएसई का बच्चा फेल होता है तो वहां ऐसा क्यों नहीं होता? जब सीबीएसई का बच्चा फेल होता है तो जो उसका आरोप लगाया जाता है बच्चे के फेल होने का, वो शिक्षकों पे लगाया जाता है। वो कहते हैं कि इस शिक्षक की वजह से ये छात्र फेल हो गया। सीबीएसई, अगर यहां का छात्र फेल होता है तो जिम्मेदार कौन होता है? शिक्षक। और यहां पे जिम्मेदार कौन होता है? छात्र। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब एक यूपी बोर्ड का बच्चा फेल होता है तो और ये जो उसका ठीकरा होता है वो इस छात्र के ऊपर फोड़ देते हैं कि भाई इसने मेहनत नहीं करी, इसने कुछ पढ़ा नहीं, इसने ध्यान नहीं दिया, ये फेल हो गया। जो सीबीएसई का छात्र होता है उसके साथ क्या होता है? जब वो फेल होता है तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार होता है। तो ऐसा क्यों? ये तो वही बात हो गई कि जो आपका डॉगी है वो टॉमी है, वो अगर काट लेगा तो रैबिज भी नहीं होगा, और जो हमारा डॉग है वो आवारा है और वो काटेगा तो रैबिज भी हो जाएगा। और इसी के साथ एक चीज आप और भी जानते हैं, जो मानी हुई कोचिंग होती है, मैं यहाँ किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ अपने नियम होते हैं, वो कोचिंग का नाम नहीं लिया सकता। तो आप भी जानते हैं कि उन कोचिंगों में क्या है, 100% रिजल्ट रहता है, और कुछ कोचिंगों का रिजल्ट जो रहता है वो 10 से 20% रहता है। तो ऐसा क्यों कि उनका जो रिजल्ट है वो 100% रहा है? वो मुखर्जी नगर में है, वो कोटा में है, वो इलाहाबाद में है, वो 100 में 100% रिजल्ट देती हैं, लेकिन जो दूसरी हैं वो रिजल्ट नहीं देती। इसके पीछे भी कारण यही है कि यहाँ एक चीज तय हो जाती है, शिक्षक की जवाबदेही। यहाँ शिक्षक से जवाबदेही होती है कि अगर 100% में 1% भी रिजल्ट कम रहा तो वह क्यों रहा। तो इस चीज से एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि स्पष्ट भी हो रही है, कि सारा गलती जो है वो छात्र की नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम शिक्षक की भी होती हैं कि वो उन्हें ठीक ढंग से नहीं पढ़ाते। तो अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, ऐसे छात्रों को जिनको मन पढ़ाई में नहीं लगता? तो हम यहाँ दो चीजों के बारे में आपको बताएंगे। एक तो ये बताएंगे कि वो कारण क्या है। पहली चीज क्या है कि कारण, आप समझे कि कारण क्या है। वो ऐसे क्या कारण है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या उनका पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती, लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। और अब देखिए, जब उनका मन नहीं लगता तो उनके आगे दो ही विकल्प रहते हैं, या तो वो जो है वो सेल्फ स्टडी करें, या फिर वो कोचिंग लें, उनके आगे दो ही रास्ते हैं। तो यहां मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे छात्रों के लिए सेल्फ स्टडी में वो अपने किन किन चीजों पे ध्यान दें, किन चीजों में सुधार करें, किन चीजों के ऊपर काम करें, जिसके कारण कि सेल्फ स्टडी से ही उनका कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए। और अगर वो कोचिंग भी लें तो उस कोचिंग में वो क्या चीजों की विशेषताएं देखें, या उस कोचिंग की क्या विशेषताएं देखें जो उनके लिए काम आए, क्योंकि कोचिंग तो कई हैं और वो अपने अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं, पर उनके लिए कौन सी कोचिंग सही है। भाई ये बताइए, एक कोचिंग में 100 स्टूडेंट हैं,
100 स्टूडेंट में सब एक से तो नहीं होते, सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई किसी स्टाइल से सीखते हैं, कोई किसी स्टाइल से सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ही स्टाइल से नहीं सीखता। अब उसमें क्या होता है, 3 भागों में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं तेज बच्चे, जिनको हम कहते हैं विशिष्ट छात्र। क्या? विशिष्ट छात्र। दूसरे होते हैं औसत छात्र, औसत छात्र। तीसरे होते हैं, आप उनको कह लीजिए कि बहुत ही वो लो होते हैं। उनके लिए एक शब्द आता है, लेकिन मैं यहां वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहां मैं कहूंगा कि धीमे छात्र। क्या? धीमे छात्र। तो यहां पे बात आई धीमे छात्र की। तो कोचिंग में क्या होता है कि जो टीचर्स पढ़ाता है वो अपने इन औसत छात्रों के स्टाइल से पढ़ाता है। जब इन औसत पे ध्यान देता है तो ये धीमे वाले तो रह ही जाते हैं, ये निकल जाते हैं और इसमें से भी कुछ छात्र पास हो जाते हैं। तो कोचिंग का चयन करने से पहले हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल जो स्थितियां बनी हुई हैं, कि क्या स्थिति बनी है, सुपर टेट को भी कई साल हो गए, एलटी ग्रेड को भी कई साल हो गए। ऐसा नहीं है कि भर्तियां बहुत जल्दी क्लियर हो जा रही हैं, उनमें समय लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने एक भी गलती करी तो फिर इसकी हमें अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। तो जो पहला कारण है वो ये है कि मन नहीं लगना। मन पढ़ाई में नहीं लगना। तो मन पढ़ाई में नहीं लगना, ये पहला कारण है स्टूडेंटों का, कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जबकि वो चाहते हैं कि वो पढ़ लें, वो कुछ कर लें, वो भी कंपटीशन निकाल लें। तो यहां आपको वही चीज आ जाती है, कारण और कार्य। कोई ना कोई कारण होते हैं जिसके कारण उनका मन नहीं लगता। और मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि हर शिक्षकों से भी और छात्रों से भी, विशेषकर शिक्षकों से जो पढ़ाते हैं, कि आपने जो भी शिक्षण विधियां आपको सिखाई गई बीएड में, आपने जब बीएड किया होगा, आपने जब ट्रेनिंग ली होगी, तो आपको कुछ शिक्षण विधियां सिखाई जाती हैं। वो शिक्षण विधियां क्या होती हैं कि प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये चीज समझते होंगे कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है वो एक सा नहीं होता। कोई स्टूडेंट कैसे ही सीखता है, कोई कैसे ही सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई देखकर सीखता है। तो सभी का पढ़ने का स्टाइल एक सा नहीं होता। अब जब देखिए कि प्रत्येक जो भी छात्र है या व्यक्ति है उसकी पसंद भी अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जब कपड़े लेने जाता है तो वो अलग स्टाइल के पहनता है, दूसरे लेने जाता है दूसरे स्टाइल के। उनकी जो चॉइस है वो मैच नहीं करती, तो फिर उनका पढ़ने का स्टाइल एक कैसे हो सकता है। तो जो भी शिक्षण विधियां बनी हैं, जो भी उन्होंने शिक्षकों ने ट्रेनिंग के दौरान उन शिक्षण विधियों को सीखा है, वो कब काम आनेंगी, वो किस काम के लिए हैं, उनको किस समय के लिए रखा गया है, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग आखिरकार कब होगा। मुझे तो ये लगता है कि जो शिक्षकों को शिक्षण विधियां सिखाई जाती हैं अलग अलग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, उनका इस्तेमाल शायद एलियंस जो कि दूसरे ग्रह के प्राणी हैं उनके लिए भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शिक्षण विधियां बनाई हैं शिक्षा शास्त्रियों ने, तो उनका जो प्रयोग है वो इस ग्रह के प्राणियों के लिए नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए है। शायद उन्हें एलियंस कहते होंगे, उन्हीं को पढ़ाने के लिए। भाई अगर आपके पास वो विधियां हैं तो आपने ये देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आखिरकार आप ये पहचाने, आप ये जाने कि इनका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। तो जिस विधि से लग रहा है आप उन्हें उस विधि से पढ़ाइए। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग विधि हैं। काइनेथिस मेथड है, लेक्चर मेथड है, आपका खेल विधि हो गई, बिनेटिका प्लान हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। मेथडों की कमी नहीं है, एक कहानी विधि हो गई, भाषा संसर्ग विधि हो गई। जिस विधि से जो छात्र सीखे उस विधि से उसे सिखाइए। अब जब देखिए जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कब उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, महाभारत के काल में, लेकिन वहां भी उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा। द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं करा कि किसी को भी गदा पकड़ा दिया, किसी को भी उन्होंने धनुष पकड़ा दिया। उन्होंने ये देखा कि उनके शिष्यों में किस चीज की योग्यता है। जब उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो अर्जुन है वो तीर अच्छा चला सकते हैं तो उन्हें तीर की शिक्षा दी गई, और जब देखा जो भीम है वो गदा अच्छा चला सकते हैं तो उनको गदे की शिक्षा दी गई। तो इस तरीके से की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको शिक्षा दी गई। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि सभी स्टूडेंटों को एक ही लाठी से हांका जा रहा है। जैसे आप मान के चलिए सभी को एक ही मेथड से पढ़ाया जा रहा है। जब सबकी चॉइस एक नहीं
तो सब एक मेथड से पढ़ कैसे सकते हैं? यही तो अंतर है कि छात्र का मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे मेथड से सीखता है, वो किसी अलग स्टाइल से सीखता है। लेकिन शिक्षक जो क्या करते हैं, उसको एक ही स्टाइल से सिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि छात्र जिस चीज का कंपटीशन कर रहा है, चाहे वो टेट का कर रहा है, सी टेट का कर रहा है, सुपर टेट का कर रहा है, आपका टीजीटी का कर रहा है, पीजीटी का कर रहा है, रेलवे का कर रहा है, बैंक का कर रहा है, एसएससी का कर रहा है, तो टीचर को यह भी चाहिए कि उसके अंदर जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करे। जब छात्र के अंदर एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो वो चीजें समझने लगता है। अब पता लगा वो शिक्षक की तैयारी कर रहा है, वो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, अब उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है कि जो एक शिक्षक में होनी चाहिए। फिर मोहल्ले वाले उससे क्या कहते हैं, भाई तू शिक्षक नहीं बन सकता। या कोई अगर गर्ल्स है तो कहते हैं भाई तुम शिक्षिका नहीं बन सकती। वो ऐसा पड़ोसी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं आ पा रहा है, वो उस चीजों को महसूस नहीं कर पा रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई स्टूडेंट आपको ऐसा भी लगता है कि आप देखते ही कह देते हैं, क्या कहते हैं, भाई ये तो पुलिस की तरह लग रहा है, या ये तो पुलिस में ही जाएगा। तो इसका यही कारण होता है कि उसके अंदर वो एटीट्यूड दिखाई देता है और उसके अंदर रुचि विकसित होनी चाहिए। अगर आप एक छात्र हैं तो आप अपने अंदर अपने प्रोफेशन, जो आपका व्यवसाय है, उसकी रुचि देखें, रुचि को उत्पन्न करें। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो आसानी बहुत हो जाएगी। और यहाँ एक चीज और भी होती है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है शिक्षक, एक शब्द है शिक्षक, और एक शब्द होता है विशेषज्ञ। इन दोनों में अंतर होता है, एक शिक्षक होता है, एक विषय विशेषज्ञ होता है। शिक्षक जो है वो आम छात्रों के लिए होता है, आम छात्रों के लिए होता है, और जो विषय विशेषज्ञ होता है वो इनके लिए होता है जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो अगर कोई छात्र जो है उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वह विषय विशेषज्ञों से संपर्क करे। विषय विशेषज्ञों के बारे में बताऊं, विषय विशेषज्ञ कौन होते हैं? विषय विशेषज्ञ और शिक्षक में क्या अंतर होता है? शिक्षक वो होता है जो किसी भी विषय को जानता है या पढ़ा सकता है, ये तो शिक्षक होता है। लेकिन विषय विशेषज्ञ वो होते हैं जो कठिन से कठिन चीज को, मुश्किल से मुश्किल चीज को बहुत ही आसान तरीके से, सरलतम तरीके से दूसरों को समझा देते हैं, जो छात्र कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है, एक बहुत ही गहरा कुआं है, क्या यह स्नान योग्य है? जो एक बहुत गहरा कुआं है, क्या यह स्नान योग्य है? बिल्कुल नहीं। इस कुएं में स्नान नहीं किया सकता, क्योंकि यदि इस कुएं में स्नान किया तो व्यक्ति डूब के मर जाएगा। लेकिन अगर इस कुएं में सीढ़ियां बना दी जाएं, अगर इस कुएं में सीढ़ियां बना दी जाएं तो ये कुआं क्या होता है, स्नान योग्य हो जाता है। जिसे भी स्नान करना है वो इन सीढ़ियों पे आएगा और आकर इसका फायदा उठा सकता है। विषय विशेषज्ञ का यही काम होता है, जो काम कुएं के अंदर सीढ़ियों का होता है। वो कठिन से कठिन सब्जेक्ट को, जो इस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा है, उसको सरलतम ढंग से समझा देता है। इतनी आसानी से समझा देता है कि वो कभी नहीं भूलता। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन में कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पूरी तरीके से याद हैं, आप कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पे आपको समस्या आ रही है तो आप विषय विशेषज्ञों का सहारा ले सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे स्टूडेंटों की कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो ये है कि वो किसी भी तरीके से चीज़ों को याद कर लेते हैं। वो किसी भी तरीके से जो भी कंटेंट होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। परीक्षा हॉल में जाने के बाद वो भूल जाते हैं। वो परीक्षा हॉल में गए, दबाव काम करता है और थोड़ी टेंशन उनकी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, परीक्षा हॉल में याद करा भूल जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे स्टूडेंट की कि वो परीक्षा हॉल में जाते ही जो भी उन्होंने याद किया होता है उसको भूल जाते हैं। ये उनकी एक समस्या है, उनको याद ही नहीं आता कि उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो आपको शायद अगर बीएड किया हो या अगर बीएड किया होगा, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर बीएड किया होगा तो आप मुझे एक बात ध्यान रखिए, आपने बीएड करा हो, डीएलएड करा हो, बीटीसी की हो, तो कहीं याद शब्द आया? कहीं पे याद शब्द क्या आया कि हमने इसको याद किया या इसको याद किया? नहीं, कहीं पे भी याद शब्द नहीं आया।
तो कौन सा शब्द आया? वहां पे शब्द आया सीखना, लर्निंग। वहां शब्द आया सीखना। सीखना क्या है और याद करना क्या है? याद वो है जो हमें याद तो हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन परीक्षा हॉल में जब दबाव होता है या किसी प्रकार की टेंशन होती है तो पूरे का पूरा माइंड से निकल जाता है। लेकिन सीखना क्या होता है? जो बिना रिवीजन के सीखा जाता है, जो बिना रिवीजन के सीखा जाता है। आप वही बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप याद करिए कि कुछ टॉपिक ऐसे भी थे हाई स्कूल और इंटर के जो आप आज भी नहीं भूले, आपको पूरे के पूरे उसी तरीके से याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि वो आपने सीखे थे, वो आपने सीखे थे, आपने उन्हें रटा नहीं था, आपने उन्हें याद नहीं किया था। कई मेथड आते हैं, बच्चा भूल ना जाए, स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन में अपने टॉपिक को ना भूले, इसके लिए कई मेथड आते हैं। लेकिन दुख होता है ये कहते हुए आज उन मेथडों का उपयोग नहीं होता, छात्रों के साथ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मेथड दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए है, इस ग्रह के प्राणियों के लिए नहीं है। जिसमें सबसे प्रमुख मेथड है, जब मेथड की बात आई तो मैं बता दूं कि जो दिव्यांग बालक होते हैं या विशिष्ट बालक होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी विशिष्ट मेथड होते हैं। तो उन मेथड से उनको ही पढ़ाया जाता है। भाई जो बच्चा देख नहीं सकता उसको पढ़ाने के लिए जो सबसे प्रमुख मेथड है वो है स्पर्श विधि, वो है स्पर्श विधि। क्यों? उसे स्पर्श कराते हैं, वो चीजों को छूता है, वो समझ लेता है। इसके बाद ब्रेल लिपि भी है, उसको देख के वो अंदाज से पढ़ लेता है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके लिए तो कोई मेथड बना ही नहीं और ना इन्हें इन मेथडों के बारे में पता है। मैं तो तब आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बीएड भी करा है, उसको ट्रेनिंग लेके आया है, पर उसको यही नहीं पता कि वो किस मेथड से सीख सकता है, वो किस मेथड से पढ़ सकता है, उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक बैठेगा। एक बड़ा ही फेमस मेथड है जिसको कहते हैं हम माइंड प्लेस मेथड। कोई स्टूडेंट इस मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करता। ये इतना सक्सेस मेथड है कि ये परीक्षा हॉल में आपको भूलने नहीं देगा। दूसरा मेथड है रैम्स मेथड। रैम्स मेथड ऐसे कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 12 मेथड हैं जो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो भूल ना पाए। तो काइनेसिस मेथड होता है, स्पर्श विधि होती है, उसको अनुभव कराया जाता है। अच्छा, फिर एक चीज ये भी आती है कि भूल क्यों जाते हैं। अब शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए वो शिक्षक है, अगर टीचिंग का भी कोई कंपटीशन है, अगर टीचिंग के कंपटीशन में टीचर पढ़ा रहा है तो पहली चीज तो मुझे जो लगती है पर्सनली ये लगती है कि उसके पास शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। वो भी वो अनुभव नहीं जो उसने बीएड के दौरान सीखा है, वो अनुभव जो कि खुले मैदान का है, उसने शिक्षण किया हो, अच्छे स्टूडेंटों का उसने शिक्षण किया हो, उसने स्टूडेंटों को पढ़ाया हो, उसने विद्यालय में 2-4 साल काम किया हो, ताकि वह जब टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस चीज की भी वो क्लास पढ़ाता हो, जैसा भी पढ़ाता हो, उसको अनुभव दिखा सके, उसको अनुभव करा सके, उसको दृश्य दिखा सके। जब कोई बहुत ही, अब शिक्षक ही होता है, अब जब वह मूल्यांकन पढ़ा रहा है, मान के चलिए अब जैसे मैंने कहा कि वो दृश्य दिखा सके, तो दृश्य दिखाने का क्या मतलब है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि मूल्यांकन, आपने पढ़ाया मूल्यांकन, एक टॉपिक है मूल्यांकन जो कि सुपर टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है। क्या है मूल्यांकन? मूल्यांकन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आकलन, एक होता है आकलन और दूसरा होता है मापन। आकलन, मापन। अब आप उसे रटा रहे हैं, आप उसे रटाइए मत, आप उसे समझाइए, उसके पूर्व ज्ञान से फिर जोड़ दीजिए, उसे दृश्य दिखाइए। दृश्य क्या है? आप उसे बताएं कि बेटा जब आपने बीएड करा था तो सबसे पहले आपके कौन कौन से टेस्ट हुए थे? तो बच्चा कहेगा कि जब हमने बीएड किया था तो हमारे कुछ मंथली टेस्ट हुए थे, और मंथली टेस्ट होने के बाद एक वार्षिक टेस्ट हुआ था, और वार्षिक टेस्ट होने के साथ साथ कुछ हमारी फाइलें बनी थी, कुछ प्रोजेक्ट बने थे। आपको शायद ध्यान आ रहा होगा अगर आपने बीएड किया होगा कि प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बाद आपको क्या मिलता है? ए ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, सी ग्रेड मिलता है। लेकिन जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वहां आपको नंबर मिलते हैं। तो यह समझिए कि जो आपने फाइलें बनाई और जो आपको एवी ग्रेड मिला वो आपका आकलन था, वो आपका आकलन था। जो भी आपको ए ग्रेड मिला या ए प्लस मिला या बी मिला, यह आपका आकलन था। और जो आपको नंबर दिए गए, मान के चलिए आपके 40 नंबर आए 50 में से, ये आपका क्या था? ये आपका मापन था।
तो छात्र को ऐसे पढ़ाया जा सकता है, उसके पूर्व अनुभवों को जोड़ते हुए, उसको अनुभव कराकर, उसके जो उसका जीवन है उसके साथ जोड़कर, वो कभी नहीं भूलेगा। ये तो व्यर्थ की बात है कि जो छात्र होते हैं वो भूल जाते हैं। छात्र को अगर सही से पढ़ाया जाए तो वो नहीं भूलता। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद जो और एक कारण आता है विशेषकर कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जब परीक्षा हॉल में जाते हैं वो, तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है। 4 आंसर होते हैं, 4 में से वो कौन सा सही करें कौन सा नहीं करें। उन्हें तो सारे सही लगते हैं। उन्हें कभी कभी कंफ्यूजन के कारण जितने भी उनके वो होते हैं विकल्प होते हैं सब सही लगते हैं। और आपने बहुत ही आम चीज है जो सुनी भी होगी, बहुत ही आम बात है, वो क्या है कि भाई वो पेपर देख आया सीटेट का, तो वो ऐसा कह रहा था एक स्टूडेंट कि मुझे तो सारे ही आंसर एक से लग रहे थे। तो ये क्या मैटर है? अगर इसको हम समस्या के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि कंफ्यूजन और वो भी किस में? उत्तर में। तो क्या कभी उत्तर में कंफ्यूजन हो सकता है? क्या कभी बिल्कुल नहीं हो सकता। उत्तर में तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है। वो अलग केस है, कोई रेयर केस पड़ जाता है कि आयोगी कोई चीज गलत कर दे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन कभी भी उत्तर में कंफ्यूजन नहीं होता। तो कंफ्यूजन किस में होता है? हमारे कॉन्सेप्ट में। कंफ्यूजन होता है हमारे कॉन्सेप्ट में, जो हम सीखते हैं। जब हमारा बेस तैयार नहीं होता, जब हमारा बेस मजबूत नहीं होता, जब हमारी जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं होती, तब हम किस में पड़ जाते हैं? कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कंफ्यूजन में ना पड़ें। आपको फ्रेश नॉलेज, आपको क्या चाहिए? आपको फ्रेश नॉलेज चाहिए। आपको फ्रेश नॉलेज चाहिए। और फ्रेश नॉलेज क्या होती है? जो कि बेसिक के साथ जुड़ी होती है। जो कि बेसिक के साथ। ये बेसिक क्या होता है? आप कंपटीशन खेलते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब कुछ मकान, जो बड़े बड़े मकान खड़े होते हैं, उन मकान किस चीज पर खड़े होते हैं? जो बड़े बड़े मकानों का निर्माण होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो उनकी अपनी एक नींव होती है और वो उस नींव पे खड़े होते हैं। तो बेस का मतलब यह होता है कि कुछ ईंटें मकान में ऐसी होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, और पूरे का पूरा जो भवन होता है, जो बिल्डिंग होती है, वो उन्हीं ईंटों पे टिकी होती है। उन ईंटों को हम बेसिक फाउंडेशन कहते हैं या बेस कहते हैं। अगर बेस नहीं है आपका तैयार तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपका बेसिक तैयार नहीं है। आप बेसिक तैयार करें, और जितना बेहतर आपका बेसिक होगा उतने ही बेहतर ढंग से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे। अब जब पियाजे की और वाइगोट्स्की की बात आती है तो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें पियाजे का बेसिक पता होता है, ना ही उनको वाइगोट्स्की का बेसिक पता होता है। इसके बाद ये कंफ्यूजन हो गया। और एक इसके बाद जो नेक्स्ट कारण आता है वो भी बड़ा खतरनाक है। उसको हम कहते हैं भाषा। उसको हम कहते हैं भाषा। ये भाषा क्या होती है? आजकल आपको तो पता ही है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का, आप उससे एक पेज लिखवा के देख लीजिए। चाहे तो आप हिंदी में लिखवा लें, चाहे आप इंग्लिश में लिखवा लें, अशुद्धियां तो इतनी होंगी कि कुछ पूछिए मत। उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम में उसे उत्तर पता होता है, कॉन्सेप्ट ही पता होता है, लेकिन भाषा के कारण वो आंसर को गलत कर देता है। वो गलत क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जितने भी पेपर बनते हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा में बनते हैं, और अंग्रेजी भाषा में बनने के बाद जो उनका ट्रांसलेशन होता है वो हिंदी में होता है। और जो हिंदी है उसने क्या करा है, 80% शुद्ध शब्द जो हैं वो संस्कृत के लिए रखे हैं। 80% शुद्ध शब्द उसने संस्कृत के लिए रखे हैं। गूगल ने ट्रांसलेट मारने के बाद इंग्लिश से जब हिंदी में आया, और हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो 80% संस्कृत के हैं, तो भाषा इतनी जटिल हो जाती है, इतनी कठिन हो जाती है कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आती। अगर आप सीटेट के पेपर देखें तो वहां ये चीज आती है, भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। बच्चा पैराग्राफ पढ़ रहा है कि अपठित जो गद्यांश आते हैं, पदांश तो समझ में आ जाते हैं, पर जो गद्यांश होते हैं उनकी भाषा ही कतई बदल जाती है। तो यहाँ पे जो सारा खेल है भाषा का है। तो पहले नंबर पे तो आप अपनी भाषा को ठीक करिए। अब भाषा कैसे ठीक करें? आप कर सकते हैं, अपना जो शब्द भंडार है हिंदी का वो बढ़ाइए।
जिसको हम कहते हैं कि मानक हिंदी पढ़िए, और ऐसी हिंदी जहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके बाद जो अगला कारण है, जिन छात्रों का मन नहीं लगता, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो है मूल्यांकन का। ये मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब यह होता है कि मूल्यांकन में छात्र जो है कभी भी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता, और जब करता भी है मूल्यांकन तो बहुत ही निम्न स्तर करता है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं आंक सकते, हम अपने आप को नहीं जान सकते, तो वो क्या करता है, अपना मूल्यांकन नहीं करता है। तो जो छात्र कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और ईमानदारी से करें, स्वयं का मूल्यांकन करें और ईमानदारी से करें। और जैसा मैंने बताया था कि कोचिंग सेंटर भी में विशेषताएं अगर देखना है, अगर वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक विशेषता ये भी देखें कि वहां पे आपको तो पता है ये कोचिंग सेंटरों में क्या होता है कि टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। उन्होंने क्या किया, आपसे एक टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद आपको नंबर बता दिए, आपको नंबर बता दिए कि आपके 80 नंबर आए 100 में से बस, या किसी बच्चे के 40 नंबर आए 100 में से। क्या यहां काम खत्म हो गया? क्या यहां काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, यहां काम खत्म नहीं हुआ। टेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आपने मूल्यांकन में टेस्ट लिया और टेस्ट करने के बाद आपने टेस्ट लेने के बाद आपने उसको बता दिया कि तुम्हारे 80 आए, तुम्हारे 40 आए, जबकि इसका मतलब तो यह होता है कि आप उसका जब मूल्यांकन करें, उसका टेस्ट लें, तो इसके बाद उसको यह बताएं कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर हैं, आपके कौन से टॉपिक कमजोर हैं, टॉपिक कमजोर हैं। और जो टॉपिक उसके कमजोर हैं तो कोचिंग सेंटर वालों को यह करना चाहिए कि जो उन्हें टॉपिक कमजोर लगे तो उस टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास चलानी चाहिए, उस बच्चे के टॉपिक को ठीक करना चाहिए। अब टीचर्स तो कहेंगे कि भाई एक बच्चे का हम कोई ना करेंगे, तो ऐसा कोई एक बच्चा या 100 बच्चे का मैटर नहीं है, एक ही बच्चा काफी होता है। अगर एक बच्चे के 4 टॉपिक गड़बड़ हो रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, उसको वो टॉपिक समझाने चाहिए कि भाई तुम इसको फिर से समझो। तो जिस छात्र के फिर 40 नंबर आए थे 100 में से, जो टॉपिक उसके गड़बड़ हो गए, उसमें प्रॉब्लम आई, जब उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई, उसका एनालिसिस किया गया कि इसने ये टॉपिक क्यों गड़बड़ करे, उसे फीडबैक दिया गया और उसकी एक्स्ट्रा क्लास चली, तो फिर अगली बार उसके कितने नंबर आएंगे, उसके 80 प्लस नंबर आएंगे, कितने में, 100 में। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस को हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें आगे को जाना पड़ेगा। होता क्या है कि बस टेस्ट लिया और उसको नंबर बताया, बात खत्म। यहां बात खत्म नहीं होती, यहां उसका विश्लेषण होना चाहिए, संश्लेषण होना चाहिए, उसको फीडबैक देना चाहिए, और जो टॉपिक उसके कमजोर हैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास चलानी चाहिए। तो ये तो मूल्यांकन होता है। और जो एक समस्या, अगली जो समस्या है वो यह है कि वरिष्ठ छात्रों वाली, कि जो वरिष्ठ छात्र होते हैं, वरिष्ठता के कारण कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो वरिष्ठ छात्र होते हैं। तो मैं बताता हूं यहां, वरिष्ठ छात्र, जो ये वरिष्ठ छात्र होते हैं इनकी अपनी अलग ही समस्याएं होती हैं। इनकी पहली समस्या ये होती है कि इनको समय नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, इनके पास समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। इनके पास समय का क्या होता है, अभाव होता है, क्योंकि या तो ये जॉब करते होते हैं या किसी पारिवारिक, क्योंकि वरिष्ठ का मतलब आप समझ सकते हैं, शादी हो जाती है, कई काम रहते हैं, जैसे भाई ससुराल जाना है या घर की कोई स्थिति देखना है या कोई घर में और भी काम है। अगर वो महिला हैं तो वो गृहिणी होती है, उन्हें घर के कई काम करने होते हैं। और अगर वो शिक्षा मित्र हैं तो भी वो उनको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको विद्यालय में पढ़ाना होता है। तो वरिष्ठ छात्रों के पास पहली प्रॉब्लम क्या होती है, समय का अभाव होता है। तो इस कारण उनका क्या होता है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता। जो दूसरी चीज, जब वो कोचिंग लेने की सोचते हैं तो उनके सामने एक समस्या यह आ जाती है, क्या आती है कि वो अपने आप को जब कोचिंग में जाते हैं तो दूसरे छात्रों के साथ असहज महसूस करते हैं। ये असहज महसूस करना क्या हुआ, जो असहज
महसूस करते हैं वो अपने आप को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको टीन एज वालों के साथ बिठा दिया जाता है जो न्यू स्टूडेंट होते हैं। अब आप मान के चलिए क्लास में अधिकतर न्यू स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनके साथ अगर वरिष्ठ छात्र हैं तो वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उनको कोचिंग जाने में भी समस्या हो जाती है और उनको समय भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो ऐसी कोचिंग का चयन करें कि जहां पे उनके लिए अलग बैच की व्यवस्था की गई हो। कई कोचिंग ऐसी होती हैं जो अलग बैच की व्यवस्था करती हैं। अब जैसे जो हमारी कोचिंग है, हम भी क्या करते हैं, अपनी कोचिंग में जो वरिष्ठ छात्र आते हैं या शिक्षा मित्र आते हैं, इस तरीके के छात्र होते हैं, उनको नए छात्रों के साथ नहीं बिठाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कोचिंग में 4 ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप जो ए होता है वो टीन एज वालों के लिए होता है, जो नए होते हैं, जो टीन एज नए लोग होते हैं, नए न्यूली कति नए बीएड करके आए, तो उनको हम अलग करते हैं। और दूसरे जो हमारा ग्रुप बी होता है, ये एक औसत बच्चों का ग्रुप होता है जहां पे औसत बच्चे रहते हैं। इनका ग्रुप अलग बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लेसन प्लानिंग होती है, जो शिक्षण विधियां होती हैं, वो अलग प्रकार की होती हैं। टीन एज वाले ये थोड़ा तेज होते हैं, तो इनको फास्ट तरीके से क्रैश कोर्स करवाए जाते हैं। जो सी में आता है, ये थोड़े धीमे होते हैं, ये थोड़े धीमे होते हैं, इनके लिए अलग शिक्षण विधियां हैं। और जो डी नंबर है, ये केवल वरिष्ठ छात्रों के लिए है। इन वरिष्ठ छात्रों को कतई अलग रखा जाता है ताकि इन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या असहजता का अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका लेवल अलग है पढ़ने का, इनका अलग है, इनका अलग है। लेकिन हो क्या रहा है, सभी को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, सभी को एक ही साथ बिठाल के पढ़ाया जा रहा है। तो कैसे बात समझ में आ सकती है? अब कोई स्टूडेंट तेज है, उसने तो टीचर से 4 क्वेश्चन पूछ के उसका लेवल बढ़वा दिया। टीचर क्या, वो तो बहुत हाई लेवल से पढ़ा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती, जैसे ही लेवल बढ़ता है क्लास का, वरिष्ठ छात्रों को, धीमे छात्रों को प्रॉब्लम आने लगती है और इनका अध्ययन और अध्यापन खराब हो जाता है। इनको तो समझ में आता है पर इनको नहीं आता, इनके ऊपर से जाने लगता है। तो इसलिए ये जहां भी पढ़े वरिष्ठ छात्र, इनकी व्यवस्था बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, यहां मैं आपको कारण भी बता रहा हूं और उनके समाधान भी बता रहा हूं। जो और प्रॉब्लम है वो है कि परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न, परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न समझ में नहीं आना, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस समझ में नहीं आना। होता क्या है, आपको भी पता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब पेपर में जाते हैं पेपर देने के लिए, मान के चलिए आप टेट सीटेट का पेपर देने गए या सुपर टेट का गए, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने गए, तो वहां प्रॉब्लम क्या आती है, आपने पढ़ा कुछ होता है और वहां आता कुछ है। फिर तो आप कहते हैं जी हमने जो पढ़ा था वो तो हमारा फंसा ही नहीं। वो क्यों नहीं फंसा? वो इसलिए नहीं फंसा क्योंकि आपको ना तो सिलेबस की जानकारी थी ना परीक्षा पैटर्न की। तो आप थोड़ा परीक्षा पैटर्न पे ध्यान दीजिए और सिलेबस पे। आजकल तो सिलेबस भी ऐसे बनाए गए हैं, जैसे आप यूपी टेट में ईवीएस की हम बात करते हैं, अगर हम यूपी टेट में ईवीएस की बात करें तो ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है उसका अपना एक सिलेबस है, उसका अपना एक सिलेबस है। तो क्या इस सिलेबस को पढ़ने के बाद काम हो सकता है? क्या इस सिलेबस को आप तैयार कर लें तो काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप पुराने साल के पेपर देखेंगे, उनका विशिष्ट अध्ययन करेंगे और उनको जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिलेबस से काम नहीं हो रहा है। सिलेबस के साथ साथ कक्षा 6 से लेके 8 तक की आपके यूपी के परिषदीय स्कूलों में किताबें चलती हैं, पर्यावरण अध्ययन की किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यावरण की किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कक्षा 1 से 6 तक की चलती हैं हमारे यहाँ जो परिषदीय स्कूल होते हैं या जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां से किताब। तो ये तो आ रहा है सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है। इसके बाद जो कक्षा 4 और 5 की चलती है, 4 और 5 की स्पेशल किताब होती है, यहाँ पे हमारा परिवेश, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक विशेष किताब आती है जो पीसीएस में भी चलती है। पीसीएस का पैटर्न है जिसमें परिस्थितिकी आ जाता है
और आपका पर्यावरण के प्रकार आ जाते हैं, तो वहां से भी ये पीसीएस का भी टच मांगता है, ये हल्का सा पीसीएस को भी टच करता है। तो आपने तो ये पढ़ा सिलेबस, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि 30 में से जी नंबर आए हमारे 12, तो 12 ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने ना तो सिलेबस को समझा, ना परीक्षा के पैटर्न को समझा। अगर आपने परीक्षा के पैटर्न को समझा होता तो आप ये किताबें पढ़ते, आप ये किताबें पढ़ते। इसके साथ एक अन्य चीज और है जिसमें आप यहां पे आ जाएं। अगर हम साइंस की बात करें तो ईबीएस में जंतु विज्ञान भी आता है, ईबीएस में वनस्पति विज्ञान भी आता है, इसके साथ में आपका संविधान भी आता है, और भी खेल भी आता है, सब कुछ आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पैटर्न को नहीं समझते, सिलेबस को नहीं समझते, तो हमारे आगे प्रॉब्लम आती है। तो ये भी देखना चाहिए किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, क्या वो पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि पैटर्न कहीं से आ रहा है और वो पढ़ा कहीं से रहे हैं। और बाद में तो कहते हैं किस्मत है, आया तो आया, वरना तो कोई बात ही नहीं। ऐसा किस्मत कुछ नहीं होता है, इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। एक स्पेशल ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर तैयार होते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। अगर आपने बीएड में प्रशिक्षण जब लिया होगा तो पढ़ा होगा कि ब्लूप्रिंट बनाइए, सारा खेल ब्लूप्रिंट का होता है। जो स्टूडेंट ब्लूप्रिंट को समझ जाता है उसके क्वेश्चन नहीं चूकते। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब कुछ लोग ये बहुत कहते हैं, मैं काउंसलर हूं तो मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, सर जी हमारा पिछली बार 2 नंबर से रह गया, इस बार हो जाएगा। तो जब वो अगली बार हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि अब हमारा 8 नंबर से रह गया। वही स्टूडेंट क्या कह रहा था, तो अब समस्या जो है वो क्या है कि पहले तो उनका 2 नंबर से रुका, तो अब उन्हें उम्मीद थी कि इस बार क्या होगा, उनका हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि पहले रुका था 2 नंबर से, अब रुका 8 नंबर से। तो ऐसा क्यों हुआ कि 2 नंबर से रुका फिर 8 नंबर से, जबकि वो कह रहे थे इस बार हो जाएगा। और फिर वही कहते हैं कि हम 2 नंबर से रह गए या 3 नंबर से रह गए। इसके लिए आपको समझना है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये देखिए, ये एक क्या है, ये एक पहाड़ है जिसमें कुछ इस तरीके का ढाल बना हुआ है, और आपके पास एक ऐसी साइकिल है कि जिसमें ब्रेक नहीं है। आपके पास एक ऐसी साइकिल है कि जिस साइकिल में ब्रेक नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, 0 से इस साइकिल को यहां तक ले गए, और ये आपका जो है वो गोल है। अब आप ऐसी साइकिल ले जा रहे हैं कि जिसमें ब्रेक नहीं है, और इसके बाद क्या हुआ, आप अचानक यहां रुक गए। तो रुकने के बाद बताइए ये साइकिल यहां रहेगी या यहां आ जाएगी? आप समझदार हैं, आपको पता है कि ये साइकिल में ब्रेक ना होने के कारण ये पुनः जो है वो यहां पे आ जाएगी। अब आपको तो यही लग रहा है कि आपको 2 ही नंबर और चाहिए, लेकिन अब आप नीचे आ चुके हैं। तो इसलिए ये चीज मन से निकाल दीजिए कि पिछली बार मेरा 8 नंबर से रह गया तो इस बार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इस भ्रम के कारण ही कई लोगों का टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं। उनको ये लगता है बस हम तो करीब हैं, लेकिन हकीकत क्या है, साइकोलॉजी का जो नियम है कि आप नीचे आ चुके हैं। और आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर 2 हफ्ते भी पढ़ाई ना करो तो हम सब भूल जाते हैं, हमें फिर कुछ याद नहीं रहता। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको कुछ दिन ना देखा जाए तो फिर उसमें कुछ भी याद नहीं आता। तो वही हिसाब इन लोगों का है जो कहते हैं कि हमारा 2 नंबर से रुक गया या 3 नंबर से रुक गया। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण कारण है किसी भी कंपटीशन का ना निकलना, वो होता है कि व्यवहार में ना आना। जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, इसको हम कहेंगे ज्ञान व्यवहार में ना आना, या हम कह सकते हैं कि चिंतन स्तर तक ना आना। ये क्या बात है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ज्ञान व्यवहार में ना आना, और दूसरी बात कह रहे हैं चिंतन स्तर पर ना आना। ये चीज मैं आपको समझाता हूं। आपने टीचिंग की कोई मेथड सीखा, और सीखने के बाद आपने उसे याद कर लिया, लेकिन अगर आपने उसका प्रयोग नहीं करा तो वो मेथड आप भूल जाएंगे। वो कैसे भूल जाएंगे? बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो एक बार आपके व्यवहार में आ गया
तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे खेल विधि है, आपने कई बार पढ़ा है कि बच्चों को खेल के माध्यम सिखाओ, बच्चों को खेल के माध्यम सिखाओ, तो आप समझे तो कि आखिरकार अगर हमें कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाना है तो उसको कैसे सिखाएंगे खेल विधि से। तो आप बताएंगे कि पहले आप किले लेके आइए, किले में पानी मिलाइए, पानी मिलाने के बाद गोलियां बनाइए, अब बताइए ये गोलियां कितनी बनी। अब बच्चे को तो गिनती आती नहीं, अब वो कोशिश करेगा ये, जब वो ये कोशिश करेगा तभी उसकी जो शिक्षिका है वो उसे बता देगी कि बेटा ये जो पहली गोली है ये 1 है, और जो दूसरी गोली ये 2, ये तीसरी गोली ये 3। ये खेल विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है? ये स्वयं करके सीखने की विधि होती है। प्रोजेक्ट मेथड, आपने बहुत प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपको जब असाइनमेंट दिए गए ना बीएड में और आपके प्रशिक्षण दौरान, वो भी किसी ना किसी मेथड से संबंधित थे, तो आपने जो ज्ञान सीखा है उसको प्रयोग में लाइए। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब बात करते हैं हम, थ्योरी में बहुत बात होती है कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो आपने पढ़ा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, पर प्रयोग कहां करा? आपने प्रयोग किसी भी छात्र के साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है और उसके अनुसार जो शिक्षण विधियां होती हैं वो इस ग्रह के प्राणियों के लिए नहीं है, वो दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए हैं, जो शायद चंद्रमा पे रहते हैं या मंगल ग्रह पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में देखा होगा कि आपने जब किसी कक्षा में एडमिशन लेने गए, मान के चलिए आप कक्षा 9 में एडमिशन लेने गए, अब जब 9 में बच्चे फुल हो गए तो क्या हुआ? सेक्शन बना। क्या बना? सेक्शन बना। तो एक बना कक्षा 9 ए सेक्शन, कक्षा 9 का ए सेक्शन, फिर कक्षा 9 में बी सेक्शन, कक्षा 9 में सी सेक्शन। ये क्यों बनाए गए कि एक कक्षा में मान के चलिए 60 स्टूडेंट हो गए तो सेक्शन ए बन गया, जब 7 के बाद स्टूडेंट आए तो उनके लिए दूसरा सेक्शन बनाया गया, फिर 60 आए फिर 3 बनाया गया। ये तो कहीं बताया ही नहीं गया है कि इस तरीके से सेक्शन बनाओ। सेक्शन का मतलब तो ये है कि बालक 3 प्रकार के होते हैं। एक बालक जो होता है वो विशिष्ट बालक होता है, एक बालक विशिष्ट बालक होता है या तेज बुद्धि का बालक होता है, दूसरा औसत बालक होता है। कौन सा होता है? औसत। तीसरा जो होता है वो मंदबुद्धि भी कह सकते हैं उसे, या उसे धीमा बालक, उसको धीमा बालक हम कहते हैं। मंदबुद्धि शब्द जो है अच्छा नहीं लगता। देखिए बच्चा कोई मंदबुद्धि नहीं होता, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए भी बहुत से मेथड बनाए गए हैं, और जितने भी, चाहे वो न्यूटन हुए या आइंस्टाइन हुए, आप देख लीजिए कि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। वो कभी बोल भी नहीं पाए ठीक से, कुछ याद भी नहीं कर पाए, और कितने बड़े वैज्ञानिक बने। तो ये मंदबुद्धि कुछ नहीं होता, इनको हम कहते हैं धीमे बालक। ये सीखते हैं पर ये थोड़ी सी धीमी गति से सीखते हैं, और इनको जो सिखाने की टेक्निक है वो थोड़ी अलग होती हैं, तो इनको हम कहते हैं धीमे बालक। कौन से बालक? धीमे बालक, धीमे बालक। तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कि जो विशिष्ट बालक हैं उनका सेक्शन अलग बनाइए, जो औसत है उनका अलग बनाइए, जो धीमे हैं अलग बनाइए, उनके लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग टीएलएम का प्रयोग करिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए, और उसी के अकॉर्डिंग उनका मूल्यांकन करिए। एक भ्रमण विधि भी तो होती है, जो बच्चे कहीं से नहीं सीखते उन्हें भ्रमण विधि के द्वारा सिखाया जाता है, घुमाने ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये बनाया गया, लेकिन इसका प्रयोग यहां तो स्टूडेंटों के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दूसरे ग्रह के लिए है। ऐसे ही एक चीज आती है होमवर्क, एक चीज आती है होमवर्क, आप इसे जानते होंगे, होमवर्क शायद आपको भी बचपन में दिया गया हो। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको होमवर्क अलग दिया और आपके साथी को अलग दिया? क्या आपको ध्यान आ रहा है? अगर आप सोचें तो सोचिए कि होमवर्क क्लास में एक सा मिलता था या हर बच्चे को अलग अलग मिलता था। तो जो हो रहा है आजकल विद्यालयों में वो क्या हो रहा है कि हर बच्चे को होमवर्क एक सा ही दिया जाता है, लेकिन होमवर्क का नियम जो है वो शिक्षण में ये नहीं है। होमवर्क का नियम है, होमवर्क बच्चे को बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी बुद्धि के आधार पर, उसके सीखने के स्टाइल के आधार पर दो। कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसको कठिन होमवर्क दो, कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो उसको ऐसा होमवर्क दो कि जिसमें उसका खेल भी हो जाए, उसको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। और कुछ बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो उनको सहयोगी अधिगम, सब लोगों को एक साथ बिठा के तब कोई होमवर्क दे दो। तो यहाँ होमवर्क का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब गलती स्टूडेंट की नहीं है, उसके पढ़ने के तरीकों में प्रॉब्लम है, उसके समझने के तरीकों में प्रॉब्लम है। मुश्किल तो कुछ नहीं होता, सब कुछ आसान होता है। और ये चीजें बस होती हैं अगर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं
और उनका मन नहीं लगता, तो अगर वो इन कारणों पर ध्यान दें, तो देने के बाद अगर इसमें सुधार करें तो निश्चित ही उनका जो भी कंपटीशन का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर वो कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोचिंग करना चाहते हैं, तो उस कोचिंग में इस प्रकार की विशेषताएं देखें, क्या उस कोचिंग में इस प्रकार की विशेषताएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और इनके बाद, क्योंकि डेमो क्लासें आजकल फ्री हैं, तो आप डेमो ले सकते हैं, निःशुल्क होती हैं, 5 से 6 दिन की। आप डेमो लें कोचिंग सेंटरों में और जाके देखें। तो ये केवल उनके लिए है जिनका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। तो आप इस तरीके से कोचिंग सेंटरों का चुनाव करें बहुत ही सावधानी के साथ। और आजकल एक चीज समस्या और भी है कि अब शिक्षकों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं पढ़ा तो हम हर तरीके से सकते हैं, पर बच्चा हमें सपोर्ट नहीं करता, बच्चा उसके लेवल से फीस नहीं देता। आप माना कोई कंपटीशन कर रहे हैं, अब कंपटीशन के अगर टीचरों से ये बात करें, होती रहती है शिक्षकों से बात कि भाई आप ये बताइए आप इस लेवल से क्यों नहीं पढ़ाते, तो वो कहते हैं बच्चा फीस ही नहीं देता, हम कहाँ से एफर्ट करें, हम कहाँ से खर्चा दें। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं कि बच्चा फीस नहीं देना चाहता, कि जब वो बच्चा, आप उसको कह रहे हैं कि ये बच्चा फीस नहीं देता, तो जब ये मार्केट में जीन्स की पैंट लेने जाता है तो वो ये क्यों कहता है कि मुझको बेहतर से बेहतर दिखाओ, अच्छी से अच्छी दिखाओ, तब वो वहाँ यहाँ अच्छा शब्द क्यों यूज करता है। वो कहता है ब्रांडेड दिखाओ, तो फिर वो कहता है ब्रांडेड, मतलब ऐसी चीज कि जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसके लिए भी वो ब्रांडेड मांग रहा है। इसके बाद जब वो अपना कोट लेने जाता है मार्केट में, या वो कपड़े लेने जाता है, वो जिसके लिए आप कह रहे हैं ना जो फीस नहीं देता है, तो जब वो कोट या कपड़े लेने जाता है तो क्या कहता है, अगर वो पीलीभीत में है तो वो क्या कहेगा नवरंग वाले के जाके कि मुझको या तो रेमंड का दिखाओ या शियाराम का दिखाओ, तो वो वहां भी नहीं चूकता है। वो क्या करता है, कपड़े भी ब्रांडेड उसको चाहिए होते हैं, वो ब्रांडेड लेता है। अगर उसको जूते भी चाहिए होते हैं तो वो रेड चीफ के पहनता है, रेड चीफ के जूते पहनता है या वुडलैंड के पहनता है। तो कहने का मतलब वो इसकी क्वालिटी को समझता है, और वो इस तरीके से जब क्वालिटी को समझता है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे देता है। तो ये वही छात्र है कि जो कोटा में जाता है तो भी वहां पे पूरे पैसे देता है। अब ये कोचिंग करने कहाँ गया, कोटा में गया, कोटा में गया, तो कोटा में जाने के बाद भी उसने पैसे जमा किए। अगर वो मुखर्जी नगर में गया, मुखर्जी नगर में गया तो वहां भी वो पैसे जमा करता है। वो अगर इलाहाबाद जाता है तब भी पैसे जमा करता है, लेकिन यहां पे पैसे जमा क्यों नहीं करता पीलीभीत में? इसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण ये है कि शिक्षक चाहे कितनी भी साइकोलॉजी पढ़ ले, शिक्षक चाहे कितने भी साइकोलॉजी के सिद्धांत जान ले, लेकिन जो छात्र होता है वो मात्र 2 सेकंड में ही शिक्षक का लेवल समझ जाता है। और जब उसे लगता है कि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है तो वो पैसे क्यों दे, वो पैसे क्यों दे? क्योंकि आप कितना ही साइकोलॉजी पढ़ लें, लेकिन छात्र को 2 सेकंड लगते हैं स्टूडेंट को आपका मूल्यांकन करने में कि आप कितने पानी में हैं, कि आपको कितनी नॉलेज है, कि आप कितना ज्ञान जानते हैं विषय के बारे में। तब जब उसे लगता है कि आपके पास कोई ज्ञान नहीं, टीचर के पास कोई नॉलेज नहीं, फिर वो पैसे भी नहीं देता। और जब उसे लगता है कि यहाँ कोटा में नॉलेज है तो वही छात्र कोटा में पैसे देता है, 2-2 लाख देता है, मुखर्जी नगर में भी 1 से 1.5 लाख देता है, फिर कमरे में भी खर्च करता है। तो ये कोई तर्क नहीं होता कि छात्र फीस नहीं देते तो हम क्वालिटी नहीं देते। आप अगर छात्र को क्वालिटी देंगे तो छात्र फीस देगा। इतना समझदार तो वो भी है कि अगर वो माना 10 से 20 हजार रुपए, 10 से 20 हजार रुपए अगर वो खर्च करेगा, 10 से 20 हजार रुपए खर्च करने के बाद अगर उसे 60 से 70 हजार की नौकरी मिल रही है तो वह उस पर नहीं चूकेगा और उसको वो ज्वाइन करेगा। लेकिन शर्त यही है कि उसको क्वालिटी मिलनी चाहिए, उसको कुछ बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए कि उसको समझ में आना चाहिए। अब पता लगा टीचिंग हो रही है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर पैसे क्यों दे? तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि वही चीज आ गई कि वो वुडलैंड के जूते भी महंगे पहन रहा है, रेड चीफ के भी महंगे पहन रहा है, वो कपड़े भी जब लेता है तो रेमंड और सियाराम के लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो तो उससे कैरियर से संबंधित ही नहीं है, तब भी वो वहां पैसे खर्च करता है। और यहां तो उसके कैरियर का सवाल है, यहां तो उसके कैरियर का सवाल है। तो अगर उसे क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो संतुष्ट होगा, तो वो पैसे देगा, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अब मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। बात इतनी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया कि क्या कारण है कि ऐसे छात्रों के कंपटीशन के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा कि ये रिसर्च पेपर है मेरा, ये कहीं दफन हो जाएगा या कहीं दब जाएगा, मैं अपनी बात दूसरों तक पहुँचाऊँ।
और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत। आप करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, लेना चाहते हैं, ले लेंगे। जब यहाँ एक शब्द आया घबराना, एक शब्द आया घबराना, तो कौन किससे घबराता है? कौन किससे घबराता है? या अगर हम कहें कि डर लगना, आप मत डरिए। जब हम डर शब्द कहते हैं तो डर किससे लगता है और किनको लगता है? तो थोड़ा सा हम डर को समझ रहे हैं। डर जो है, एक होते हैं नए छात्र, नए छात्र कंपटीशन के, दूसरे होते हैं कंपटीशन के पुराने छात्र। ये दोनों छात्र जो होते हैं ये डरते हैं या घबराते हैं। किनसे घबराते हैं? पुराने जो हैं वो नए वालों से घबराते हैं और नए जो होते हैं वो पुरानों से घबराते हैं। और हकीकत तो ये है कि जो मेरा 6 से 7 साल का अनुभव रहा है कंपटीशन के फील्ड में, ना तो इनको इनसे कोई प्रॉब्लम है ना इनको इनसे प्रॉब्लम है। यहाँ किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नए छात्र होते हैं उन्हें हम नए चावल कहते हैं। क्या कहते हैं? नए चावल। और जो पुराने छात्र हैं उनको हम पुराने चावल कहते हैं। ये कौन से चावल हैं? पुराने चावल। नए चावलों की विशेषता ये होती है कि वो चिपक जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई पुराना छात्र है, कोई वरिष्ठ छात्र है, वो ये सोच रहा है कि मैं बहुत ही वीक हूँ, मेरी कंपटीशन पे पकड़ नहीं है, और जो नए वाले हैं इनकी बहुत पकड़ है, तो मैं आपको बता दूं नए वालों की समस्याएं ही बिल्कुल अलग हैं। नए वालों की इतनी समस्याएं हैं, वो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, वो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। उनको अधिकतर समय उनका सोशल मीडिया में जाता है। उनकी घर वालों से ही भिड़ंत होती रहती है। जो नए वाले स्टूडेंट है वो क्या चाहते हैं? उन्होंने चाय पी, कप रख दिया। वो ऐसा सोचते हैं कि कब भी हमारी मम्मी जी आके उठाएं, पर मम्मी को भी ये बर्दाश्त नहीं कि भाई आप नीचे आए तो कब क्यों नहीं लेके आए। तो वो उनकी फैमिली से प्रॉब्लम, ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। मैं आपको समझा सकता हूं, आप समझिए कि जिस प्रकार से जो एक रॉकेट होता है, जब वो उड़ान भरता है तो उड़ान भरने से पहले उसको अपना 80% ईंधन जो है वो उड़ान भरने में ही खर्च करना पड़ता है। किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ। क्योंकि ग्रेविटी से लड़ने के लिए उसे अपना 80% ईंधन खर्च करना पड़ता है। वही स्थिति जो है नए छात्रों की है। इनकी इतनी समस्याएं हैं कि इनके दोस्त की अगर पार्टी होती है, ये 4 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। इन्हें कहीं शादी में जाना होता है, ये 6 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, ये अपने घर वालों से भिड़ते रहते हैं। मैं काउंसलिंग करता हूं तो काउंसलिंग में ऐसी चीजें निकल के आती हैं। स्टूडेंट कहता है कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, सारी प्रॉब्लम पिताजी की वजह से है, वो ही मेरे परेशान करते रहते हैं मुझको। तो वो अपनी फैमिली से ही भिड़े पड़े हैं, और अगर उनके दोस्त आ जाते हैं तो उनके साथ घूमने चले जाते हैं। इनका मामला कतई खराब है। पुराने वाले छात्र समझ लें कि नए वाले जो हैं ये पूरी तरीके से कतई कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, बस फंसे हैं तो फंसे हैं। और जो नए छात्र हैं वो अगर घबराते हैं पुरानों से, नए छात्र की मेंटलिटी कैसे काम करती है? नए छात्र की ऐसे करती है कि वो कई साल से पढ़ रहा है, वो इलाहाबाद में 8 साल से पढ़ रहा है, वो इलाहाबाद में 5 साल से पढ़ रहा है, तो हम उससे कैसे पार लगाएंगे? हम उससे कैसे जीतेंगे? और हकीकत यह है कि वो 8 साल जरूर हो गए पढ़ते हुए, लेकिन ये कैसे हैं? पुराने चावल। पुराने चावलों की विशेषता क्या होती है? वो बिखर जाते हैं। ये कैसे हैं? ये 5 साल में 8 साल में बिखर गए हैं, ये बिखर गए हैं। इनकी जो ऊर्जा है वो बिखर गई है और इनका मन भी अब पढ़ाई में नहीं लगता। बस इनका एक भौकाल है कि इलाहाबाद में कितने साल से हैं? 10 साल से हैं। मुखर्जी नगर में कितने साल से हैं? 6 साल से हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? बिखर जाती है। ये बिखरे हुए लोग हैं, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि जो डर है वो डर है ही नहीं। नए डर रहे हैं पुरानों से और पुराने डर रहे हैं नए लोगों से। ऐसा कुछ नहीं है। आप विशिष्ट हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आप मेहनत करिए, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आप ये चीज कतई निकाल दीजिए कि आपको कोई समस्या आएगी। अब कुछ चीजें ध्यान रखिए, आप विशिष्ट हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, जीत जो होगी वो आपकी होगी। आप लगे रहिए और पूरी ताकत से अपना काम करिए। कंपटीशन देखिए होता क्या है, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देते हैं और अपने मन में कुछ पूर्वाग्रह रख लेते हैं। अपने मन में हमने कुछ पूर्वाग्रह रख लिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा दिया। बस सारा खेल जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
अब एक व्यावहारिक बात ये आती है कि मैंने आपको बताया, अभी एक चीज बताई थी कि जब आप कोचिंग सेंटर का चुनाव करें, जब आप कोचिंग सेंटर का चुनाव करें तो इन तथ्यों को उस कोचिंग सेंटर में देख लें, क्या ये हैं तथ्य या नहीं है। तो अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बताइए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता हो कि ऐसी कोचिंग भला कहाँ मिलेगी, ये तो इलाहाबाद या दिल्ली में ही हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी ही एक कोचिंग जो मैंने अभी आपके कारणों पे बात करी वो पीलीभीत में भी है, उसका नाम है स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी। ये एक विशिष्ट एकेडमी है और ये विशिष्ट लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। यहाँ सारे स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ सकते, यहाँ पे केवल विशिष्ट आ सकते हैं। वो विशिष्ट कौन से हैं? वो विशिष्ट वही हैं जिनकी मैंने प्रॉब्लम बताई, जो कि वरिष्ठ हैं, जो अलग क्लास में बैठना चाहते हैं, जो अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि टेट सीरीज हो, इसके बाद उनका मूल्यांकन करा जाए, उनके वीक टॉपिकों को तैयार किया जाए। हम अपनी इस एकेडमी में ना तो नोट्स बनवाते हैं, ना कुछ लिखवाते हैं, कॉन्सेप्ट को सीधा माइंड में सेट करते हैं पूरी तरीके से, और ये सारी सुविधाएं हम अपने स्टूडेंटों को देते हैं। और इसके साथ हम 4 सुविधाएं और देते हैं, जिसमें जो 4 सुविधाएं इसके साथ और हैं वो ये है कि टेट और सीटेट जो है उसकी कोचिंग मात्र और मात्र 4,000 रुपये में, 4,000 रुपये में हम टेट और सीटेट की, टेट और सीटेट की कोचिंग मात्र 4,000 रुपये में कराते हैं। जिसकी सबसे खास बात क्या है कि हम 100% गारंटी लेते हैं कि 100% गारंटी से पास होना ही होना है। और हमें वो बात ध्यान रखिए, सभी लोग नहीं चाहिए, केवल वो चाहिए जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जिनका टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, 3-3 4-4 5-5 बार उन्होंने प्रयास किया है, वो थक चुके हैं, वो वरिष्ठ छात्र हैं, उनके लिए ही है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। कि 4,000 में टेट सीटेट दोनों की तैयारी, 100% गारंटी। अगर ये अब आप कहेंगे 100% गारंटी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आपके 2,000 रुपये वापस, मतलब आपके आधे रुपए वापस कर दिए जाएंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कि आपका होना ही होना है 4,000 में, और अगर नहीं हुआ तो आपके 2,000 वापस। इसके साथ हम एक चीज और आपको देते हैं, वो क्या है कि KVS, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, दूसरा होता है NVS। इसके इंटरव्यू की तैयारी हम इसी के साथ निःशुल्क कराते हैं। जो ये पैकेज लेता है, कोर्स लेता है, उसके साथ ही KVS NVS के इंटरव्यू की तैयारी हम बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं लेते, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चीज आप पढ़ेंगे टेट सीटेट में उसका प्रयोग जरूरी है, उसका प्रैक्टिकल जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, आपको KVS NVS और अन्य प्राइवेट जो स्कूल हैं या विद्यालय हैं उनकी भी तैयारी इसमें कराते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। इसके बाद आप तो जानते ही हैं कि KVS में भी कई प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। एक तो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, संविदा वालों के वाई स्कूल में होते हैं। तो अगर कोई ये टेट सीटेट करता है तो उसको ये चीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, KVS NVS की इंटरव्यू की तैयारी अनप्राइवेट स्कूल के लिए। हो सकता है आपने माना सुपर टेट तैयारी करी और उसके बाद क्या हुआ, भर्ती 2-4 साल फंस गई। अब आप क्या करें, आप इंटरव्यू की अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो आप KVS में जॉब कर सकते हैं। KVS में जो TGT का रेट है, अगर आप संविदा पे भी करते हैं तो भी आपको 27,700 रुपये मिलते हैं, और PGT में भी लगभग इसके बराबर ही मिलते हैं। और इसके साथ हम एक चीज और देते हैं कि निःशुल्क, हमारे पास क्या होता है, निःशुल्क काउंसलिंग एंड गाइडेंस। आपको निःशुल्क काउंसलिंग कराई जाती है आपकी, और आपको आपके अनुसार गाइडेंस दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग और आपकी गाइडेंस होती है। और इसी के साथ आपका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, आपका पोर्टफोलियो, जिसको आप कई नामों से और जानते हैं, आपकी उन्नति रिपोर्ट या प्रगति रिपोर्ट या मूल्यांकन रिपोर्ट, ये पूरी तैयार होती है इन्हीं 4,000 रुपये में। इसके अलावा और भी जो रेलवे की है या SSC है, TGT है, PGT है, सब की तैयारियां कराई जाती हैं। और जो हमारे यहाँ ये है,
ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग करवानी हो, गाइडेंस लेनी हो तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, आपके लिए निःशुल्क है। और किसी भी चीज़ की डेमो लेना हो तो 6 दिन का डेमो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। 6 दिन तक आप डेमो ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस समय हमारे टेट सीटेट दोनों के बैच चल रहे हैं। आप अगर डेमो लेना चाहें तो वहाँ पे डेमो ले सकते हैं, जिनका समय 10 बजे से 1 बजे तक है। 10 बजे से 1 बजे तक है। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे पास आकर हमसे किसी भी प्रकार की काउंसलिंग, गाइडेंस या राय ले सकते हैं। यह एकेडमी आपकी एकेडमी है। धन्यवाद।